नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे करोड़ों छात्रों को राहत मिलने के साथ ही संसाधन की बर्बादी रोकने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित करेगी। हम आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से बदलाव होंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में हैं। सबसे पहले हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रईस सिंह, जाने माने शिक्षाविद, और डॉक्टर अमित कुशवाहा जी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। आप दोनों लोगों का चर्चा में स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले डॉक्टर रईस जी, किस तरीके से देखते हैं आप इसे, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस बार के बजट में इसकी संकल्पना वित्त मंत्री ने रखी थी संसद में। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ बदलाव इसमें नया आएगा? देखिए विकास जी, जो हमारा यूथ है उसके सामने जो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता था कि वो इंटरमीडिएट या हाई स्कूल, स्नातक, परा स्नातक के बाद कितने परीक्षाएं दें और किस किस लेवल की परीक्षाएं दें, कितने पार्ट्स में परीक्षाएं दें और उनके कहाँ कहाँ सेंटर हों। तो समय का अपव्यय, मैनेजमेंट उसका नहीं हो पाता था, धन का अपव्यय, और वो एक सबसे जो बड़ी बात थी कि वो सांप सीढ़ी वाला खेल था। जैसे ऊपर तक चढ़ता गया, इंटरव्यू से गिरा नीचे आ गया, या प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस गया, मेंस में निकल गया, फिर नीचे आ गया। इसमें जो समाधान दिया गया है, अब जरा इन सारे प्रश्नों को देखें। नंबर 1, उन्होंने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई, यानी पूरे राष्ट्र में एक रिक्रूटिंग एजेंसी होगी। नंबर 2, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी जितने भी लगभग 2.5 लाख के आसपास, जैसा डीओपीटी डिपार्टमेंट कहता है कि वो लोग एग्जामिनेशन देते हैं 1.25 लाख पद के लिए, तो वो एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। यानी वो ये नहीं कह सकते हैं कि उनका कुछ अलग था, हमारा अलग, हमारे साथ विभेद हुआ। तीसरी चीज आप देखिए कि इसमें जो टियर 1 में आप एग्जाम देंगे, यानी पहला चरण, उस पहले चरण में जितने लोग हैं वो कॉमन एक एंट्रेंस दे लिए। अब 3 साल के लिए जो उनका स्कोर होगा वो मान्य होगा, यानी सेकंड चरण की परीक्षा वो 3 साल तक उसी फीस में उसी स्कोर पे दे सकेंगे। अब वो ऊपर से गिर के एकदम नीचे नहीं आएंगे। चौथी चीज देखिए कि जो नॉन गजेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट थी, जो एसएससी कराता था। नंबर 2, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स कराता था, नॉन टेक्निकल ग्रुप बी, ग्रुप सी की। और तीसरी चीज, जो बैंकिंग जो पर्सनल बोर्ड कराता था, पर्सनल सर्विसेज, तो वो तीनों को मर्ज करके अब एक एजेंसी उसको कॉमन टेस्ट कराने जा रही है। अगला पॉइंट अगर देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा। अभी प्राइमरी स्टेज पर 1000 सेंटर्स को चुना गया, यानी आप अगर कहीं किसी दूरस्थ जिले में हैं और आपका सेंटर डाल दिया जाता है, सपोज करिए कि आप बलिया के रहने वाले हैं और आपका सेंटर पड़ गया ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद में या दिल्ली में, तो उसको बड़ा दिक्कत होती थी। वो ट्रैवलिंग में वो पैसा, समय खर्च करता था। अब वो उसी जिले में दे सकेगा। तो आप देखिए, उसने ईज ऑफ, हमारी सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया, ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ईज ऑफ सर्विसेज एंड देन ईज ऑफ लाइफ। तो उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर विद्यार्थी खुशहाली के साथ तैयारी, परीक्षा, सिलेक्शन से लेकर जीवन यापन तक जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को हमारे युवाओं द्वारा एक बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ड्रास्टिक चेंज का निर्णय लिया, जो उनके भविष्य के लिए बहुत सुनहरा अवसर देगी। अमित जी, केंद्र में 20 अलग अलग बोर्ड हैं जिनकी परीक्षाएं होती हैं। उनमें से 3 महत्वपूर्ण बोर्डों को चुना गया है, रेलवे को, बैंकिंग को और एसएससी को। आप किस तरीके से इसे देखते हैं? लगभग 2.5 करोड़ छात्र इन परीक्षाओं में भाग लेते हैं, तो इतने बड़े छात्रों को किस तरीके की राहत देखते हैं आप? निश्चित तौर पर एक जो युवाओं की आजकल एक समस्या है, जैसा कि अभी हम उल्लेख भी कर रहे थे, कि एक भारी संख्या में बेरोजगारी का दर है, और वो इतनी सारी परीक्षाओं के जंजाल में जिस तरह से फंस रहे थे। और ये जो अमेंडमेंट्स अभी कमेटी ने अप्रूव किया है, ये बहुत मतलब वेटेड है, एक बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहुत देरी लगाई हमने, शायद बहुत सारे युवाओं के साथ बहुत कष्ट भी हुआ, और वो ठीक तरीके से रिक्रूटमेंट की उस प्रक्रिया में नहीं शामिल हो पाए।
और इस तरीके से जो सरकार का ये निर्णय ये बड़ा एक दूरगामी है, इसके परिणाम होने वाले हैं और युवाओं के लिए एक बहुत ही सहूलियत रहेगी, क्योंकि अब एक पोर्टल होगा जिसके माध्यम से युवा वहीं पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, वहीं पर पंजीकृत करा सकेंगे और उसके माध्यम से जो परीक्षाएं हैं, जो 3 बोर्ड को अभी मर्ज किया है और सरकार चाहती है कि और भी जो 20 तरह के और भी जो बोर्ड्स और कमीशंस हैं उसको मर्ज करके उसका सबका हम एक मानकीकरण जो है उसको स्टैंडर्डाइज बना दें, और जिसके माध्यम से होगा क्या कि पूरे भारतवर्ष में जो परीक्षाएं होंगी उसका एक मानक होगा, एक स्वरूप होगा और इस तरीके से बच्चों के पास विकल्प ज़्यादा हैं, क्योंकि एक बार आप स्कोर गेन करने के बाद उसकी वैधता 3 साल की है, तो वो विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में उसी स्कोर के साथ जा सकता है। तो इस तरीके का जो एक मानसिक प्रताड़ना युवाओं के थी कि एक फॉर्म को बार बार भरते थे, फिर भरते थे और एक लगातार एक क्रम बना रहता था, एक विक्सिशियस साइकिल बना रहता था, वो टूटेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो बहुत सारी परीक्षाओं में युवा इस समस्या से भी जूझ रहे थे कि एग्जामिनेशन डेट क्लैश करती थी। अब इस तरह की परीक्षा का जो स्वरूप आएगा आने वाले वर्षों में 2021 में जैसा प्रपोज्ड है कि अब वो क्लैश करने वाले एग्जामिनेशन की जो संभावना है वो खत्म हो जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सहूलियत है और जैसा कि इस प्रपोजल में भी इस बात के बारे में डिस्कस किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक केंद्र बनेगा, एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा, जिससे हर जिले का बच्चा अपने ही जिले में परीक्षा दे सके। अभी शायद 117 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, अब आने वाले वर्षों में इसे एक्सपैंड करते जाना। और एक बहुत अच्छी कल जितेंद्र जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि किस तरीके से हम अब इस परीक्षाओं के जो मूल्यांकन है प्रारंभिक स्तर का, उसे राज्य सरकारें भी ऑप्ट कर सकती हैं, उनसे भी निवेदन है। तो एक हेल्दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो मॉडल लगातार मोदी सरकार पिछले 6-7 वर्षों में बनाती जा रही है, उसको और कंसोलिडेट करने में ये निश्चित तौर पर जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। बिल्कुल। डॉक्टर रशीद जी, हम आपसे समझना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि अब जो ये 3 इस भर्ती बोर्डों को शामिल किया गया है, इसके आधार पर 3 साल की मेरिट बनेगी और 3 साल किस किस तरीके से लोग परीक्षाएं देंगे, क्योंकि जो सबसे हायर मेरिट होगी उसका छात्र ऑप्शन ले सकते हैं। तो जरा इस चीज को, टेक्निकल चीज को समझाने का प्रयास करें। देखिए, मैंने पहले कहा जैसे कि जो एक आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आपका दूसरा जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल बोर्ड है, सर्विस है, और तीसरा जो है वो एसएससी है। तो ये करते क्या थे, देखिए इनकी अलग अलग परीक्षाएं होती थी। बैंकिंग अलग अपनी परीक्षा ले रहा था, रेलवे अलग परीक्षा लेता था, और एसएससी जो है वो हाई स्कूल प्लस इंटर लेवल के अलग अलग परीक्षाएं लेती थी। तो एक तो जो विद्यार्थी के सामने सबसे समस्या थी कि वो जब बैंकिंग देता था तो एसएससी नहीं दे पा रहा था, एसएससी देता था रेलवे में, या जो अभी जैसा कहा कि क्लैश ऑफ डेट्स होता था कि कहाँ उसी दिन में आपकी रेलवे की पड़ गई, उसी समय बैंकिंग हो रहा है। तो अब उसे क्या होगा, एक वो मिलेगा। दूसरा, अगर आप देखें जैसे पहला चरण, बहुत बार क्या होता है कि बड़ी मुश्किल में व्यक्ति एक पहला चरण प्रिलिमिनरी का क्वालिफाई कर पाता था और सेकंड चरण की तैयारी नहीं कर पाया, फिर नीचे गिर गया, अब अगली बार उसका प्री नहीं पास हुआ। अब क्या है, उसका स्कोर आपको दे दिया गया कि भाई ये आपके क्रेडिट है, जैसे बैंक में आप पैसा जमा कर दिए कि ये 300 नंबर का आपका क्रेडिट है, ये 300 नंबर अब आपके 3 साल तक मेंस देने के लिए आपको हैं। लेकिन आगे चल के आपको ये चूज करना पड़ेगा प्रिलिमिनरी के बाद कि आप रेलवे में जाना चाहते हैं, कि आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, कि आप एसएससी में जाना चाहते हैं। उसी का फिर आप मेंस देंगे। बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो अब आप बैंकिंग का, यानी एक कॉमन टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद अब आपका एक्सपर्टाइज टेस्ट होगा कि आप उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं कि नहीं। तो आपको एक बाउंड्री जब क्रॉस कर जाएंगे तो दूसरी बाउंड्री या दूसरे क्षेत्र में फिर कंपटीशन एक ही शैली के मिलेंगे, ये नहीं कि सब कॉमन मिले, नंबर 1। नंबर 2, संख्या कम हो जाएगी। ऐसे 2.5 लाख वही बैंकिंग भी दे रहे हैं, वही 2.5 लाख एसएससी भी दे रहे हैं, वही 2.5 लाख रेलवे दे रहा है। लेकिन अब उनमें से क्या हुआ कि मान लिया 50,000 ही बैंकिंग देंगे, तो आप 50,000 में ही आपका कंपटीशन बचा ना, तो पहले के मुकाबले अब आसान हो जाएगा आपका वहां भी सिलेक्शन, क्योंकि अब कैटेगराइज आप हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार का जो एक सिस्टमेटाइजेशन है ये होगा। अगली चीज आप देखिए कि चूंकि क्वेश्चन बैंक जम्बल्ड फॉर्म में पड़ी होगी और एल्गोरिथम बेसिस से वो सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो भी बहुविकल्पी है, सारे नहीं वो
लेकिन कॉमन इंट्रेंस Common में होंगे। interest में। बाद में जो सेकंड टियर में होंगे उसमें जरूरी नहीं है, उसमें तो अभी वो तय करेगा किस प्रकार के बनाए जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि एक ट्रांसपेरेंट होगी। बहुत बार आप सुनते होंगे कि कोई बच्चा कहता था कि यार ये हमने एसएससी जो है मध्य प्रदेश का उसमें दिया था तो हमारा बहुत कठिन आ गया, यूपी का वैसा आ गया, या इलाहाबाद सेंटर पर बहुत आसान आ गया और जो दूसरा सेंटर है उसमें बहुत कठिन आ गया। अब तो कॉमन है, आप निकालिए, एक समय में एक जैसे आपको पेपर मिलेंगे। तो आप यह भी नहीं कह सकते हो किसी से कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, इक्वल टाइम मिलेगा। और तीसरी चीज जो लगती थी ना, मैंने कहा जो दूरस्थ क्षेत्र वाले होते थे वो इस बात से बहुत परेशान रहते थे कि जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में हैं तो नॉर्थ ईस्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटी एग्जामिनेशन की नहीं मिल पाती थी, वो दिल्ली आए या वो कहीं आकर के तैयारी करें या इम्तहान देने जाएं। अब आप जहां बैठे हैं ऑनलाइन आपको होना है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में होना है, तो आपको ये जो सुविधा मिलेगी तो हर स्तर पे आपके बराबर का कॉम्पिटिटर मिलेगा, विविध तरीके का नहीं। एक और चीज होती थी, कभी कभी क्या होता था कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की, हम प्रिलिमिनरी में तीनों एक जैसे बैठ गए और उसके बाद हम निकल गए, लेकिन हम ना बैंकिंग वाले, क्योंकि हम आईएएस वाले हैं तो हम बैंकिंग में भी हम नहीं आएंगे, लेकिन प्रिलिमिनरी की उसकी एक सीट खा गए। अब ये नहीं होगा, अब एक बार में आपको निकल गया तो आपको प्रिलिमिनरी की चिंता छोड़ करके अब मेंस यानी टियर 2 और टियर 3 के लिए जुट जाना है, आप इससे निश्चिंत हो। और 3 साल में कहीं न कहीं वो टियर 2 और 3 का निकाल ले जाएगा। तो अनिश्चितता जो कंपटीशन में रहती थी कि हम कहीं ऊपरी स्तर पे हर बार फिर फिसल के नीचे गिरते हैं, फिर शुरू से, अब सरकार ने एक आपको स्टेप दे दिया, अब आप यहां पर खड़े होकर ऊपर चढ़िए, अब नीचे नहीं 3 साल तक गिरेंगे। तो आप देखिए निश्चितता के साथ जो है वो अब कंपटीशन आएगा, ठीक है। तो जहां ये कंपटीशन विद सर्टेनिटी होगा, हमें लगता है आत्मविश्वास बच्चों का और बढ़ेगा। एक बात मैं और बताना चाहता था, जैसे आपने कहा कि सरकार ने देर कर दी। देखिए ऐसा नहीं होता है, जब हम किसी भी एग्जामिनेशन पैटर्न को बदलते हैं या पूरे देश में हम कोई ऐसी विधा, कोई ऐसी रणनीति लेके आते हैं, तो हमें विभिन्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, एजुकेशनिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, टेक्निकल पक्षों से हमें तमाम चीज़ों का अध्ययन कराना होता है कि हम ऐसा क्या सल्यूशन लेके आएँ, ऐसा क्या वे लेके आएँ जो पहले जैसी विसंगतियां ना रह जाएं। तो उसमें टाइम लगता है अच्छा रिजल्ट आने में। तो शायद मेरी समझ से इस वजह से ये हुआ। बिल्कुल डॉक्टर अमित जी, ये परीक्षाएं 12 भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। जो समानता की बात कर रहे थे डॉक्टर रहीस जी, उसको आप देखते हैं किस तरीके से रहेगा, और खासतौर से जो क्षेत्रीय भाषाएं उसमें शामिल की गई हैं, उससे लोगों को काफ़ी आसानी होगी छात्रों। जी निश्चित तौर पर, और सरकार ने ये भी कहा है कि जो हमारी 8th शेड्यूल में और भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, उन भाषाओं में भी हम अपनी परीक्षाएं आगे चल के भविष्य में कराएंगे। अभी फिलहाल 12 भाषाओं को ही उन्होंने सेलेक्ट किया है। अभी तक होता यह था कि जैसे कि भारत एक बहुत ही बहुआयामी और बहुत ही बहुभाषी देश है, और सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही 2 पेपर बनते थे। इस बार सरकार ने इस विकल्प को और थोड़ा वाइड किया है और थोड़ा उसमें विभिन्नता लाई है, 12 भाषाओं को और शामिल किया है। तो इस तरीके से लोगों के पास, युवाओं के पास विकल्प बहुत ज़्यादा होंगे अपनी भाषाओं के प्रति। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी इसे हम लिंक करके दे सकते हैं कि किस तरीके से क्षेत्रीय भाषाओं को सरकार लगातार प्रमोट कर रही है। और ये एक बहुत ही साहसिक कदम है, जिससे क्या होगा कि युवाओं को और अपनी भाषाओं के प्रति एक जो सहजता है वो उनको बहुत आगे ले जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा होता है, अध्ययन अध्यापन होता है, लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं तो वो अंग्रेजी को एक माध्यम बना लेते हैं या हिंदी को एक माध्यम बना लेते हैं, ताकि उनके लिए शायद लगता है कि हमारे लिए स्कोरिंग ज़्यादा होगा, इसमें हम प्रतियोगिता में ज़्यादा अच्छे अंक ला सकेंगे। अब जो कन्वीनियंस है उस भाषा की, जो मातृभाषा है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, उसका प्रभाव दिखेगा। इससे बहुत एक मानसिक जो दबाव बच्चों पर पड़ता था भाषा का अनावश्यक, वो धीरे धीरे कम होगा। ये एक बहुत ही सकारात्मक है और एक मतलब बड़ी ही व्यापक इसके दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि भारत की इस विविधता को समेटने का भी प्रयास, जी उस विविधता को भी समेटने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल अमित जी, 1517 करोड़ रुपए इसके गठन के लिए दिए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, जो 3 साल में खर्चा किए जाएंगे। तो लगभग रोड मैप अब पूरी तरीके से तैयार हो गया है, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। वित्त मंत्री साहिबा ने पहले ही 1 फरवरी को जब अपना बजट पेश किया तो 1517 करोड़ का लगभग बजट दिया और लगभग 3 साल का जो वक्त दिया है। तो सरकार के पास योजना पहले से थी। मेरा जो मैंने अभी पहले वाली बात को कहा कि देरी इस सरकार से नहीं हुई है। मुझे लगता है कि जब देश आज़ाद हुआ था या देश जब
अपने विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा था, तभी इस तरह की प्रक्रियाओं को शायद अपना लिया गया होता, तो आज इतने वर्षों तक हमारे युवाओं को इतने कष्ट के साथ इतनी प्रतियोगिता की इस मकड़ जाल में न उलझना पड़ता। और कितना हमने मनोवैज्ञानिक दबाव बना रखा बिल्कुल है। अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है, अलग अलग उनको पैसे भी खर्चा करने आप होते हैं। यूरोप के देशों को देख लीजिए, अमेरिका के देश से विकसित देश जितने भी हैं, सबने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज बना रखी हैं जिसके माध्यम से वो रिक्रूटमेंट करते हैं। तो एक बहुत ही सहजतापूर्ण एक वातावरण बनता है, एक सकारात्मक माहौल बनता है। प्रतियोगिता का जो नकारात्मक जो उसका जो सरोकार है, जो उसका अस्तित्व है, वो धीरे धीरे खत्म करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि समाज में युवाओं को प्रेरणा मिले, आत्मविश्वास बढ़े, ना कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उनके आत्मविश्वास को कुचला जाए, दबाया जाए। बिल्कुल जी। डॉक्टर रईस जी, जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अब इसमें राज्यों से भी बात की जाएगी। हालांकि अभी केंद्र के ही जो है कई बोर्ड बाकी हैं, इसके साथ ही इन्हें राज्यों को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आप इसको किस लिहाजे से देखते हैं जब राज्य सरकारें भी इस तरीके की भर्ती बोर्ड में शामिल होंगी? विकास जी, आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ी सी चीज़ अमित जी के उससे मुझे करना है। देखिए, जब आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी हाउडी मोदी कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने एवरीथिंग इज फाइन को भारत की सभी भाषाओं में बोला था। जितनी भाषाएं थीं उनमें सब में बोला और फिर कहा इसका मतलब है एवरीथिंग इज फाइन। एक ये मैसेज था कि हम किसी भी राज्य की या राज्य के अंदर किसी भी कल्चरल उसकी भाषा का कितना आदर करते हैं। सेकंड स्टेप आप आइए, हमारी जो अभी शिक्षा नीति बनी, उस शिक्षा नीति में जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें सारी लोकल भाषाओं को, जो भारतीय भाषाएं हैं, सबको दिया गया कि वो जिस राज्य में होंगे वहां की अपनी भाषा और प्लस अन्य। ठीक है, तो आप देखिए भाषा के तौर पर जो ये चीज बनी वो एक सांस्कृतिक जो संकुल हैं, जो उनकी कनेक्टिविटी को स्थापित करने की थी, पहले से ये तैयारी थी। और अब तीसरे चरण में हम कंपटीशन में लेकर के सभी भाषाओं को आ गए। तो यानी हमने एक आमूल चूल परिवर्तन की जो व्यूह रचना की थी, उसका बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ये हमारे सामने आया। अब जो बात आपने करी राज्यों की, जितेंद्र जी ने दो बातें कही। पहली बात ये, और आपने ध्यान नहीं दिया, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कहा है कि हम भी केंद्र सरकार के पैटर्न को फॉलो, यानी तुरंत आप देखिए उन्होंने अपना एक वो दिया, और उत्तर प्रदेश मुझे लगता है पहला ऐसा राज्य होगा उसको जो फॉलो करेगा। तो आप देखिए कि उन्होंने दो बातें कही। पहला ये कि राज्य भी इसको फॉलो करें, इसमें कोई संशय नहीं कि राज्य, देखिए वैसे भी केंद्र सरकार की जो बी और सी उसके जो नॉन गजेटेड पदों के लिए लोग देते हैं राज्यों के, वो आ जाएंगे। राज्य भी एकीकृत परीक्षाएं कराएगा, क्योंकि राज्य में भी तमाम नॉन गजेटेड ग्रुप अलग अलग विभागों के होते हैं। कुछ विभागीय होते हैं, कुछ गैर विभागीय होते हैं, कुछ को जो है ये यूपी SSS लेता है, कुछ लोक सेवा आयोग के तहत जाते हैं, कुछ माध्यमिक चयन बोर्ड लेता है। तो उस पर अभी ये एक व्यू पता चला है कि मुख्यमंत्री जी का, कि वो शायद सब एक में वो भी मर्ज करके यूनिफाइड लाएंगे। दूसरा उन्होंने एक और कहा था जितेंद्र जी ने, कि जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र को भी उन्होंने शामिल होने की आगे बात आने वाले समय में जब हम सब प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो निजी क्षेत्र रोजगार के मामले में सबसे ज्यादा अवसर प्रदाता क्षेत्र बनने वाला है। और वहां पर अगर हम इस प्रकार का कोई यूनिफॉर्म, ट्रांसपेरेंट और जस्टिफाइड सिस्टम ला सकते हैं, या वो खुद अपने आप ला सकता है, तो मुझे लगता है समग्रता में एक जो है वो समेकित परीक्षा का, और भारत के जो युवा हैं उनके लिए एक समान अवसर होगा। तो अभी ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार जो कर रही है वो बड़े मनन चिंतन अध्ययन के बाद कर रही है। मुझे लगता है राज्य सभी उसको फॉलो करना चाहेंगे, और प्राइवेट सेक्टर भी एक बेहतर व्यवस्था के तहत, एक बेहतर तालमेल के तहत उसको फॉलो करेगा। बिल्कुल। अमित जी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो छात्रों को सहूलियत होगी, संसाधनों में जो कमी आएगी, उनकी बचत होगी, उसके साथ ही पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण होगी इसमें। तो आप देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा होगी, इससे अब जो परीक्षाओं को लेकर जिन लोगों को संदेह रहता था वो नहीं रहेगा। जी, निश्चित तौर पर देखिए पारदर्शिता की जैसी बात है कि अभी पिछले वर्ष व्यापम मध्य प्रदेश का एक बड़ा समस्या, एक घोटाला जिस स्वरूप में निकल कर आया, तो इस तरीके से राज्य सरकारों के मध्य में भी इस तरह की तमाम गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं, और अलग अलग दूरस्थ क्षेत्रों में एग्जाम कराने में पेपर आउट होने की, लीक होने की संभावनाएं बलवती हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। उसके साथ साथ जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड है, उसमें भी एक
एक विभिन्नता, एक डाइवर्सिटी आ जाती है। उत्तर प्रदेश में तो पिछली सरकारों में बहुत लंबी जी, फहरिस्त और है इसकी। पिछले जो सरकारों का बिल्कुल, अगर हम पिछली उल्लेख सरकारों करें, में जैसा कि लंबी- आपने कहा, उसमें एक बड़ी गड़बड़ियां रही और हर परीक्षा आपके न्यायालय की प्रक्रिया से होकर हुई। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही रिग्रेसिव सा एक इन्वायरमेंट जो क्रिएट किया जाता है, मेरे ख्याल से इस सब चीज़ों से निजात पाने के लिए ये न्यू जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये बहुत ही सार्थक साबित होगी। और ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आप OMR सीट पर आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देंगे बच्चों को, और उसके पास एक बच्चों के पास एक क्वेश्चन बैंक का डेटा बैंक जब बनेगा, तो एक सहूलियत होगी कि एक जैसे विषय पर बहुत ज़्यादा कोचिंगों के चक्कर काटने से, बहुत ज़्यादा किताबों के अध्ययन करने से जो मानसिक दबाव बच्चों पर पड़ता है, अनावश्यक उनके ऊपर आर्थिक दबाव पड़ता है, दूर दूर जाकर गाँव के बच्चे शहरों में जाकर एक बड़ी मतलब धनराशि खर्च कर वो रहते हैं, फिर कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से उनको कहीं ना कहीं निजात मिलने वाली है, इन सब चीज़ों से उनको एक राहत मिलने वाली है। ये एक ऐसा प्रयास है। तो निश्चित तौर पर युवाओं की दृष्टि से, उनके रोजगार की दृष्टि से, पारदर्शिता की दृष्टि से, संसाधनों को कम करने की दृष्टि से पूरा एक तमगा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है एग्ज़ाम कराने के लेके। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स से लेके कॉलेज तक के अध्यापकों को सब जगह इन्वॉल्व किया जाता है। हर संडे को एग्ज़ाम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब समय ऐसा आ गया है कि इन सब चीज़ों से देश को आगे निकाला जाए। एक व्यवस्थित संरचना के एक स्वरूप में हम परीक्षाएं कराएं, जिसमें एक रूपता हो, एक जैसे मानक हो और ट्रांसपेरेंसी हो। हर कोर्ट से जाके, हर परीक्षा कोर्ट में जाकर जो लटकती है, 2 साल 3 साल 4 साल बच्चे को वेट करना पड़ता है, उसके बाद कभी रिजल्ट आता है, फिर ओवर एज हो जाता है। ये जो मानसिक पीड़ा है, इन सब से हमें अपने युवाओं को बाहर निकालने की आवश्यकता है। बिल्कुल डॉक्टर रहीस जी, इस पे हम आपसे भी जानेंगे कि जिस तरीके से खासतौर से उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ी थी, तो इस एजेंसी को अभी केंद्र में बनाया है। जब राज्य में बनेगी एजेंसी, उसमें शामिल होगी, तो आपको लगता है पारदर्शिता आएगी और जो कहीं ना कहीं जो प्रश्न चिन्ह लगता था भर्तियों पे, वो खत्म हो जाएगा? नहीं, वैसे भी कोरोना ने एक चीज़ तो हमको दे दी है, चूँकि हम डिजिटली ही कनेक्ट हो रहे हैं, और इसने ये भी बता दिया है कि अब इसी प्लेटफॉर्म पर आपको आगे की प्रतियोगिताएं संपन्न करनी है, वो चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षणिक हो या कॉम्पिटिटिवनेस की हो। तो स्वाभाविक है, जब आप डिजिटली कनेक्ट होंगे तो एक ट्रांसपेरेंसी का अपने आप माध्यम। प्रधानमंत्री जी ने तो कब डिजिटल इंडिया की नींव रख दी थी। ये अलग बात है कि हम उस तरह से आकर्षित नहीं हुए, उससे जुड़े नहीं। आज वही चीज काम आ रही है जो उन्होंने तब बुनियाद रखी। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन जहां तक एक मानसिक दबावों की बात है, देखिए हमारे युवा वर्ग को थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके बीच रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं युवा हमारा पढ़ने से कटता जा रहा है। आप आज देखिए, केवल उत्तर प्रदेश के साथ ही छात्रों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, भारत के साथ ही प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, आप वैश्विक प्रतियोगिता से भी जुड़ रहे हैं। आप जितने ऊपर उठते चले जाते हैं, आपके सामने एक मॉडल पेश किया जाता है, ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, तो IAS बन के आता है, उसको वो मॉडल पढ़ना होता है। तो ये मानसिक दबाव का विषय नहीं, मानसिक रुचि का विषय बच्चों को बनाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी प्रायः आप देखिए इस बात की ओर, रुचि की तरफ वो डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप प्रेशराइज्ड होंगे तो आप भागेंगे या उसमें कोई गलती करेंगे। जब आप उसको रुचि का विषय बनाएंगे तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो बच्चों को, हमारे युवाओं को एक मैं निवेदन आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको गंभीर जो लिसनर हैं, व्यूअर हैं, वो आप ही को देखते हैं, कि वो पढ़ने की जो हैबिट उन्होंने कम कर ली, वो पुस्तकें पढ़ना छोड़ दिए हैं, वो पढ़ने की ओर लौटें। क्योंकि नहीं लौटेंगे तो एक ना एक दिन, अब ये जितनी आपके लिए, देखिए कोई जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो चैलेंज भी बनता है। अब आपको SSC जो है वो केवल यूपी के अंदर एग्जाम नहीं कराने वाला है, आपका पेपर वही केरल वाला और तमिलनाडु वाला, महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला भी कर रहा होगा। तो आपको कंपटीशन केवल यूपी के छात्रों के बीच नहीं करना होगा, अब आपको उनसे भी करना होगा। तो आपको और ज्यादा स्ट्रेटेजिक, और ज्यादा इन्फोर्सेबल, और ज्यादा एग्रेसिव, और ज्यादा स्टूडियस बनना होगा। ये है। बिल्कुल अमित जी, इसके पाठ्यक्रम में किस तरीके से पूछे जाएंगे, किस तरीके का तैयार किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग जब बोर्ड रहेंगे तो छात्र इसका जो है कह रहे हैं किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे? कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो प्राथमिक स्टेज है वो तो प्राइमरी स्टेज है, जैसा कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 का जो पैमाना हमारे यहाँ ग्रुप B और ग्रुप C में चलता है। तो इसमें जो प्राथमिक स्तर पे जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होते थे, उसका मेरे ख्याल से अभी इस पे कुछ स्पष्टता नहीं है कि GS का पेपर होगा क्या, कैसा सिलेबस होगा, वो तीनों बोर्ड
जब मर्ज करेंगे तो उसके बाद ये निकल कर आएगा कि किस तरह की परीक्षाएं होंगी। बट अभी तो ये बात सुनिश्चित है कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और जिस तरीके के प्रश्न आ रहे थे वही प्रश्न एक समेकित रूप में भाव में आएंगे। सभी बोर्ड की परीक्षाओं को एक जैसे प्रश्न मिलेंगे पूछने को। अधिकतम उम्र की सीमा इसमें जो है अधिकतम उम्र तक परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेगा, इसमें ये उसको एक बड़ा लाभ मिलेगा, एक लंबा समय जो है सरकार उसको ने मिलेगा तैयारी के लिए। आरक्षण और ये सारी जो चीजें टेक्निकल चीजें हैं उस पे उन्होंने एक जैसा ही व्यवस्था रखी है, उसमें किसी तरह का उन्होंने बदलाव नहीं पेश किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप दोनों मेहमानों ने हमारे स्टूडियो में चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे पास आज समय इतना ही था और बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जो भर्ती होंगी उनमें पारदर्शिता आएगी, छात्रों को राहत मिलेगी, प्रतियोगी छात्र आगे बढ़ेंगे, इस देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।